बहुत से लोगों ने छोटे बच्चों को दुनिया को समझने की कोशिश करते हुए देखा है। हाँ, बिल्कुल। और समाज में एक बहुत ही आम धारणा है कि बच्चे असल में बड़ों के ही छोटे रूप होते हैं। मिनी एडल्ट्स। जी, मिनी एडल्ट्स। लोग अक्सर ये मानकर चलते हैं कि बच्चों के पास बस जानकारी कम है, सही कहा। उनका अनुभव कम है, लेकिन उनका जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल हम वयस्कों जैसा ही है। जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। एकदम। और क्या हो अगर ये धारणा पूरी तरह से गलत हो? क्या हो अगर बच्चों के सोचने का तरीका, चीज़ों को प्रोसेस करने की उनकी पूरी प्रणाली ही एकदम अलग हो? बिल्कुल, और यही आज की हमारी चर्चा का मुख्य बिंदु है। हाँ, तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। और आज जो स्रोत हमारे पास है वो बहुत ही खास है। हम एडुके मिश्रा के सीटेट 2026 की तैयारी के लिए बनाए गए विस्तृत नोट्स और उनके जो बेहतरीन विजुअल प्रेजेंटेशन है उनका विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हमारा लक्ष्य स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास थियरी है, जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी भी कहते हैं, उसकी बिल्कुल तह तक जाना है। जो भी लोग शिक्षण के क्षेत्र में जा रहे हैं या सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एडुके मिश्रा के ये नोट्स एक बहुत बड़ा हथियार है। सही बात है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी जो सीडीपी का सेक्शन होता है, उसमें पियाजे की थ्योरी को गहराई से समझने का मतलब है कि परीक्षा के आधे प्रश्न तो अपने आप क्लियर हो जाते हैं। मतलब ये सिर्फ परीक्षा पास करने का कोई फॉर्मूला नहीं है? एकदम नहीं। ये मानव मस्तिष्क के विकास को समझने की एक बहुत ही तार्किक कुंजी है। तो चलिए सीधे विषय पर आते हैं। मैं सबसे पहले ये जानना चाह रही थी कि आखिर ये जीन पियाजे थे कौन? एकेडमिक बैकग्राउंड के साथ पियाजे की तस्वीर और स्विट्जरलैंड का मैप दिखाया गया है। हाँ, वो प्रेजेंटेशन काफी इम्पैक्टफुल है। तो देखिए, पियाजे मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन उनके काम में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि बच्चा क्या जानता है। अच्छा। बल्कि उनका पूरा फोकस इस बात पर था कि बच्चा कैसे सोचता है और कैसे जानता है। मतलब उनका फोकस प्रोसेस पे था, रिजल्ट पर नहीं। बिल्कुल। उस समय शिक्षा जगत में एक बहुत ही आम धारणा थी जिसे टैबुला रासा का सिद्धांत कहा जाता था। टैबुला रासा यानी खाली स्लेट। जी हाँ, ये मानना कि बच्चों का दिमाग एक कोरी स्लेट या खाली बर्तन है जिसे एक टीचर ज्ञान से भरता है। पियाजे ने इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बच्चों की सोचने की गुणवत्ता वयस्कों से अलग होती है, सिर्फ मात्रा नहीं। मतलब वो वयस्कों की तरह सोच के बस कम नहीं सोचते। एकदम सही। वे एक बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं, और यहीं से रचनावाद या जिसे हम कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं उस सिद्धांत का जन्म होता है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। जी, वे अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय रूप से जुड़ते हैं, प्रयोग करते हैं और अपनी समझ खुद विकसित करते हैं। लेकिन अगर हम ये मान लें कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं और वो नन्हे वैज्ञानिक हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उन्हें बस उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। फिर शिक्षकों की या स्कूलों की जरूरत ही क्या रह जाती है? मैं तो यही सोचूंगी। ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है और अक्सर लोग रचनावाद को लेकर यही गलतफहमी पाल लेते हैं। हाँ। ज्ञान का निर्माण खुद करने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ज्ञान को बाहर से उनके दिमाग में थोपा नहीं जा सकता। बच्चे अपने आसपास की दुनिया से टकराते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं और फिर उसे प्रोसेस करते हैं। मतलब एक टीचर का काम उस टकराव के लिए सही माहौल देना है। बिल्कुल। इसे हम थोड़ी देर में क्लासरूम एप्लीकेशन वाले हिस्से में और गहराई से समझेंगे। ये काफी तार्किक लगता है। अब इस प्रोसेस को समझने के लिए हमारे एडुके मिश्रा के नोट्स में कुछ बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। हाँ, उन पर बात करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो सामने आता है वो है स्कीमा। स्कीमा, बिल्कुल। चलिए इसे डिकोड करते हैं। स्रोत में इसे बहुत ही दिलचस्प तरीके से समझाया गया है। प्रेजेंटेशन में एक ब्रेन स्ट्रक्चर दिखाया गया है जो मेंटल बॉक्स बना रहा है। हाँ, वो विजुअल बहुत सटीक है। उसमें स्कीमा को ज्ञान की छोटी थैली या पॉकेट्स ऑफ नॉलेज कहा गया है। क्या? सरल भाषा में कहें तो मानसिक ढांचा। मानसिक ढांचा। अगर हम इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझें तो मैं कल्पना कर रही हूँ कि दिमाग एक बहुत बड़ी फाइलिंग कैबिनेट है। बिल्कुल। और उसमें हर चीज के लिए अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं। एकदम सटीक उदाहरण है। हमारा दिमाग दुनिया भर की लाखों सूचनाओं को अस्त-व्यस्त तरीके से नहीं रखता। वो हर नई जानकारी को एक व्यवस्थित पैटर्न में रखता है। यही व्यवस्थित पैटर्न या फोल्डर
स्कीमा कहलाता है। CTET में तो स्कीमा का अर्थ ही मेंटल फ्रेमवर्क के रूप में याद रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक छोटे बच्चे ने जीवन में पहली बार मोबाइल फोन देखा। ठीक है। उसने देखा कि लोग ऐसे कान पर लगाते हैं और बात करते हैं। जी। अब उस बच्चे के दिमाग में फोन नाम का एक स्कीमा बन गया। बिल्कुल बन गया। अब उसके लिए फोन का अर्थ है कान पर लगाकर बात करने वाली चीज। ये उसका वर्तमान मानसिक ढांचा है। एकदम सही। ये तो हुई जानकारी को स्टोर करने की बात, लेकिन जटिलता तब शुरू होती है जब दुनिया में कुछ नया सामने आता है। हाँ, क्योंकि दुनिया तो बहुत बड़ी है। और यहीं पर नोट्स हमें दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाते हैं, जिसे आत्मसातकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन। इसे समझाने के लिए स्रोत के विजुअल में एक बच्चा नई जानकारी को पुराने बॉक्स में फिट करते हुए दिख रहा है। हाँ, वो बहुत ही स्पष्ट परिस्थिति है। आप कल्पना कीजिए कि एक बच्चा जिसने आज तक सिर्फ चिड़ियों को आसमान में उड़ते देखा है, वो पहली बार आसमान में एक हवाई जहाज उड़ते हुए देखता है। जी। वो तुरंत उंगली दिखाकर कहता है कि देखो कितनी बड़ी चिड़िया। अब वो हवाई जहाज को चिड़िया क्यों कह रहा है? क्योंकि उसके दिमाग में आसमान में उड़ने वाली चीज का जो स्कीमा या फोल्डर है, उस पर तो चिड़िया का लेबल लगा है। बिल्कुल। उसके पास अभी हवाई जहाज का कोई फोल्डर नहीं है, तो वो अपने उसी पुराने ज्ञान वाले फोल्डर में इस नए अनुभव को जबरदस्ती फिट करने की कोशिश कर रहा है। यही एसिमिलेशन है। पुरानी जानकारी के आधार पर नई दुनिया को समझने की कोशिश करना, नई जानकारी को पुराने ढांचे में फिट करना। मतलब पुराना ज्ञान प्लस नया ज्ञान बराबर एसिमिलेशन। एकदम सही। एक और उदाहरण जो नोट्स में बहुत प्रमुखता से दिया गया है वो है कुत्ते और बिल्ली का। हाँ, वो क्लासिक उदाहरण है। बच्चा पहली बार बिल्ली को देखता है और उसके 4 पैर और पूंछ देखकर उसे कुत्ता कह देता है, क्योंकि उसका स्कीमा अभी लिमिटेड है। जी, ये एसिमिलेशन है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या वो बच्चा जीवन भर बिल्ली को कुत्ता ही कहता रहेगा? जाहिर है ऐसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। एक समय आता है जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। और यहीं पर सीखने की प्रक्रिया का अगला कदम आता है। जी, विकास के नजरिए से सबसे अहम कदम, जिसे असमायोजन या अकोमोडेशन कहते हैं। अकोमोडेशन। जब वो बच्चा देखता है कि कुत्ता तो भौं भौं करता है, लेकिन ये नया जानवर म्याऊं म्याऊं कर रहा है, तो उसके दिमाग में एक टकराव पैदा होता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी पुरानी जानकारी यानी उसका पुराना स्कीमा अब इस नई परिस्थिति में काम नहीं आ रहा है। तो फिर वो क्या करता है? कब उसे मजबूरन अपनी पुरानी सोच में बदलाव करना पड़ता है। विजुअल में जो पुराना बॉक्स रीशेप होते हुए दिखता है वो यही है। वो बिल्ली के लिए एक नया फोल्डर बनाता है। तो इसका मतलब है कि जब पुरानी जानकारी में महज कुछ नया जोड़ा जाए तो वो एसिमिलेशन है। जी। लेकिन जब पुरानी जानकारी काम ना आए और पूरे ढांचे को ही बदलना पड़े, उसमें संशोधन करना पड़े, तो वो अकोमोडेशन है। बिल्कुल। याद रखने वाली बात यह है कि स्कीमा में बदलाव मतलब अकोमोडेशन। सीटेट की तैयारी करने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा ट्रिकी पॉइंट हो सकता है ना? बहुत बड़ा। परीक्षा में अक्सर ऐसे प्रश्न आते हैं जहां शब्दों का खेल होता है। जैसे कि अगर प्रश्न में पुरानी जानकारी में नई जानकारी को आत्मसात करना या जोड़ना लिखा है तो उत्तर एसिमिलेशन होगा। लेकिन अगर प्रश्न में स्कीमा में बदलाव करना, संशोधन करना, एडजस्ट करना या नया स्कीमा बनाना लिखा है तो उत्तर निश्चित रूप से अकोमोडेशन होगा। यह अंतर समझना बहुत जरूरी है। अब इन दोनों के बीच, मतलब असिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच दिमाग में जो रस्साकशी चलती है, उसे स्रोत में साम्य धारण या इक्विलिब्रेशन का नाम दिया गया है। इक्विलिब्रेशन संतुलन की प्रक्रिया है। नोट्स के विजुअल में इसे एक बैलेंस स्केल या तराजू के एनिमेशन के माध्यम से समझाया गया है। ये कॉन्सेप्ट असल में ये बताता है कि हमारे दिमाग में सीखने की ड्राइव कहाँ से आती है। बिल्कुल। पियाजे का मानना था कि इंसान का दिमाग स्वभाव से ही शांति या संतुलन में रहना चाहता है। जब कोई नई परिस्थिति सामने आती है जिसे हमारा मौजूदा स्कीमा नहीं समझ पाता, जैसे वो बिल्ली का म्याऊं करना, जी, तो दिमाग में एक असंतुलन या कंफ्यूजन पैदा होता है। ये असंतुलन दिमाग के लिए बहुत असुविधाजनक होता है। मतलब ये कंफ्यूजन ही वो ट्रिगर है जो हमें नया सीखने पर मजबूर करता है। एकदम सही। जब बच्चा कंफ्यूजन में होता है तो वो संतुलन पाने के लिए असिमिलेशन और अकोमोडेशन दोनों का उपयोग करता है। इसके कुछ चरण भी बताए गए हैं नोट्स में। जी, इसके 4 चरण होते हैं। पहला, एक नई स्थिति आती है। दूसरा, उस स्थिति को ना समझ पाने के कारण असंतुलन पैदा होता है, कंफ्यूजन। जी। तीसरा, बच्चा उस असंतुलन को दूर करने के लिए समायोजन यानी अकोमोडेशन करता है, अपने स्कीमा को बदलता है। और चौथा चरण है संतुलन या इक्विलिब्रिएशन, वापस पा लेना। ये वही पल है जिसे हम आहा मोमेंट कहते हैं, जब अचानक सब कुछ समझ में आ जाता है।
मतलब असंतुलन से संतुलन तक का ये सफर ही असली कॉग्निटिव ग्रोथ है। बिल्कुल, यही असली संज्ञानात्मक विकास है। ये पूरी प्रक्रिया वाकई में बहुत तार्किक है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि दिमाग काम कैसे करता है, तो चलिए एडू ए के मिश्रा के नोट्स के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जिसके बिना पियाजे की थ्योरी अधूरी है। जी, विकास के 4 चरण, 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्रोत में एक विजुअल है जिसमें विकास को 4 चरणों की एक सीढ़ी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हर चरण की सोच अलग होती है। हाँ, बच्चा एक समय में एक ही सीढ़ी चढ़ सकता है और कोई भी सीढ़ी छोड़ नहीं सकता। तो पहली सीढ़ी है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 वर्ष तक होती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हम संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं, जन्म से लेकर लगभग 2 साल तक की उम्र तक चलती है। इस नाम को ध्यान से देखें। सेंसरी यानी इंद्रियां, जैसे आंख, कान, नाक, त्वचा, और मोटर यानी शारीरिक क्रियाएं। मतलब इस अवस्था में बच्चा भाषा या तर्क का इस्तेमाल नहीं करता? बिल्कुल नहीं। वो अपनी इंद्रियों और क्रियाओं से सीखता है। वो चीजों को मुंह में डालकर, छूकर या गिराकर देखता है कि क्या होता है। लेकिन सीटीईटी के नजरिए से इस चरण में एक बहुत ही भारी भरकम शब्द का जिक्र है और विजुअल में एक बेबी और छिपे हुए खिलौने का डेमो भी है। आप वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात कर रही हैं। जी, ऑब्जेक्ट परमानेंस। नोट्स में इसे एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण से समझाया गया है कि मान लीजिए आप एक छोटे बच्चे के सामने उसका पसंदीदा खिलौना एक तौलिए के नीचे छिपा देते हैं। हाँ। अगर बच्चे में वस्तु स्थायित्व नहीं आया है तो वो उस खिलौने को ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। उसके लिए जो आंखों के सामने नहीं, वो दुनिया में नहीं है। आउट ऑफ साइट मीन्स आउट ऑफ माइंड। सही कहा। लेकिन जैसे जैसे बच्चा इस चरण के अंत तक पहुंचता है, लगभग 18 से 24 महीने के बीच, तो उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। वो तौलियां हटाकर खिलौना ढूंढ निकालता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि अब बच्चे के दिमाग में उस खिलौने की एक मानसिक छवि बन चुकी है। मतलब मेंटल रिप्रेजेंटेशन? बिल्कुल। उसे समझ आ गया है कि वस्तुएं तब भी अस्तित्व में रहती हैं जब वे दिखाई नहीं देती। यह स्मृति और सोचने की शुरुआत का पहला बड़ा कदम है। ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सीटेट में तो ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। इसके बाद बच्चा विकास की दूसरी सीढ़ी पर कदम रखता है, जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जी। ये 2 से 7 वर्ष तक होती है। जी। मुझे लगता है कि ये अवस्था बच्चों के भोलापन और उनके अजीबोगरीब तर्कों के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है। बिल्कुल। स्रोत में इस उम्र की कुछ बहुत ही दिलचस्प विशेषताएं बताई गई हैं। सबसे प्रमुख है बच्चों का ईगोसेंट्रिक यानी अहंग केंद्रित होना। अहंग केंद्रित, लेकिन इसका मतलब स्वार्थी होना तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब स्वार्थी होना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इस उम्र का बच्चा दुनिया को सिर्फ अपने नजरिए से देख सकता है। मतलब उससे लगता है कि जो वो सोच रहा है वही पूरी दुनिया सोच रही है। एकदम सही। अगर उसे टीवी पे कार्टून देखना पसंद है तो उसे लगेगा कि उसके दादाजी को भी कार्टून ही पसंद होगा। वो दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने में पूरी तरह समर्थ होता है। इसी से जुड़ा हुआ एक और बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है जिसका नोट्स में जिक्र है, वो है जीववाद या एनिमिज्म। हाँ, एनिमिज्म। यह वो स्थिति है जहां बच्चा निर्जीव चीजों में भी जान समझता है। जैसे अगर बच्चा भागते हुए किसी मेज से टकराकर गिर जाए और रोने लगे। जी, तो अक्सर लोग उस मेज को 2-4 थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि लो, हमने मेज को मार दिया। और ये देखकर बच्चा चुप हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि मेज को भी चोट लगी है और उसे सजा मिल गई। बिल्कुल। इसके अलावा इस उम्र में प्रतीकात्मक खेल या सिंबॉलिक प्ले भी बहुत हावी रहता है। हाँ, एक लकड़ी का डंडा उनके लिए घोड़ा बन जाता है या टीवी का रिमोट एक फोन बन जाता है। वे प्रतीकों का इस्तेमाल करना सीख रहे होते हैं। लेकिन जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस चरण में कुछ बहुत बड़े एग्जाम ट्रैप्स छिपे हैं। जी, उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एडू के मिश्रा के नोट्स इस पर बहुत जोर देते हैं। इस उम्र की कुछ सीमाएं हैं, जैसे अपलटावी गुण, जिसे इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं, और केंद्रीकरण या सेंट्रेशन। चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब है किसी प्रक्रिया को मानसिक रूप से वापस न पलट पाना। उदाहरण के लिए, जैसे इस उम्र का बच्चा ये तो सीख जाएगा कि 4 और 2 मिलकर 6 होते हैं। लेकिन अगर आप उसी वक्त उससे पूछे कि 6 में से 2 निकाल दें तो क्या बचेगा, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। मतलब उसकी सोच अभी एक ही दिशा में आगे बढ़ती है, वो रिवर्स गियर में नहीं सोच पाता। एकदम सही। बर्फ पानी बन सकती है, ये वो देख लेगा, लेकिन पानी वापस बर्फ बन सकता है, ये कल्पना उसके लिए मुश्किल होती है। और सेंट्रेशन,
नोट्स के विजुअल में इसे समझाने के लिए एक आंखों पर पट्टी बंधे घोड़े का रूपक इस्तेमाल किया गया है। हाँ, वो हॉर्स विद ब्लाइंडर्स वाला ग्राफिक। इसका मतलब है कि बच्चा किसी भी वस्तु या स्थिति के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित कर पाता है और बाकी सभी पहलुओं को नजरअंदाज कर देता है। बिल्कुल। और इसी सेंट्रेशन की वजह से एक और बड़ी समस्या पैदा होती है जिसे हम कंजर्वेशन या संरक्षण की कमी कहते हैं। कंजर्वेशन, पियाजे का वो सबसे प्रसिद्ध पानी वाला प्रयोग। जी, अगर आप एक चौड़े और छोटे ग्लास का पानी एक बहुत ही पतले और लंबे ग्लास में डाल दें तो 5 साल का बच्चा कहेगा कि पतले ग्लास में पानी ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ गिलास की ऊंचाई पर केंद्रित हो गया है। वो एक ही समय में ऊंचाई और चौड़ाई दोनों को प्रोसेस नहीं कर सकता। मतलब वो ये नहीं समझ पाता कि आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलती। यही सीटेट का फेवरेट ट्रैप है। बिल्कुल, कंजर्वेशन की समझ अभी नहीं होती है, ये याद रखना है। ये बात सुनकर ऐसा लगता है कि बच्चों का दिमाग सच में बड़ों से पूरी तरह अलग तरह से वायरिंग किया हुआ है। हाँ, बिल्कुल अलग है। लेकिन फिर समय आता है तीसरी सीढ़ी का, जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 11 वर्ष की अवस्था। जी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। स्रोत बताता है कि इस चरण में आते आते एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव होता है। बच्चे में तर्क आना शुरू हो जाता है। हाँ, तर्क आना शुरू होता है, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। ये तर्क सिर्फ मूर्त या कॉन्क्रीट चीजों के लिए होता है। मूर्त चीजें मतलब वे चीजें जिन्हें बच्चा देख सकता है, छू सकता है या जिनका उसने सीधा अनुभव किया है। एकदम सही। इस अवस्था की सबसे बड़ी खूबी यह है कि पिछली अवस्था की जो भी कमियां थी वे अब दूर होने लगती हैं। बच्चे के दिमाग से वो घोड़े वाली पट्टी हट जाती है। मतलब अब उसमें कंजर्वेशन की समझ आ जाती है। विजुअल में कंजर्वेशन एक्सपेरिमेंट की सक्सेस दिखाई गई है। जी, अगर हम वही पानी वाला प्रयोग एक 9 साल के बच्चे के साथ करें तो वो तुरंत बता देगा कि दोनों गिलासों में पानी की मात्रा बिल्कुल बराबर है। वो कैसे? वह तर्क देगा कि भले ही यह गिलास लंबा है लेकिन यह पतला भी तो है। यानी अब वह एक ही समय में ऊंचाई और चौड़ाई दोनों पहलुओं पर ध्यान दे पा रहा है। मतलब उसका सेंट्रेशन अब डिसेंट्रेशन में बदल गया है। बिल्कुल। नोट्स के अनुसार इस अवस्था में 2 और महत्वपूर्ण गुण विकसित होते हैं, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन और क्रमबद्धता यानी सीरिएशन। हाँ, बच्चा अब चीजों को उनके रंग, आकार या किसी अन्य विशेषता के आधार पर अलग-अलग वर्गों में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बांट सकता है और उन्हें एक क्रम में भी सजा सकता है। जी, जैसे सबसे छोटे से सबसे बड़े के क्रम में। गणित के कई मूल सिद्धांत इसी उम्र में समझ आने लगते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप इस 9 साल के बच्चे से कोई ऐसा सवाल पूछ लें जो पूरी तरह ख्याली हो तो वो उलझ जाएगा। बिल्कुल उलझ जाएगा। उदाहरण के लिए अगर आप उससे कहें कि मान लो अगर सभी कुत्ते उड़ सकते हैं और टॉमी एक कुत्ता है तो टॉमी क्या कर सकता है? तो मूर्त सोच वाला बच्चा शायद बहस करने लगे कि कुत्ते तो उड़ ही नहीं सकते। ना, एकदम सही। वो उस ख्याली नियम को स्वीकार करने में संघर्ष करेगा। और यहीं पर पियाजे की थ्योरी की आखिरी और सबसे एडवांस्ड सीढ़ी आती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 11 साल से ऊपर की अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। विजुअल में एक टीन को एब्स्ट्रैक्टली सोचते हुए दिखाया गया है। इस चरण में ऐसा क्या होता है? इस चरण का सबसे बड़ा जादुई शब्द है अमूर्त सोच या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब सोचने के लिए चीजों का सामने मौजूद होना या उनका वास्तविक होना जरूरी नहीं है। मतलब बच्चा या किशोर अब विचारों के बारे में सोच सकता है। जी, वो दिमाग में ही कैलकुलेशन कर सकता है, प्यार, न्याय और स्वतंत्रता जैसी अमूर्त अवधारणाओं पर बहस कर सकता है। स्रोत में एक और बहुत भारी शब्द का जिक्र है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग या परिकल्पनात्मक तर्क। ये क्या है? इसका मतलब है किसी समस्या के सभी संभावित समाधानों के बारे में व्यवस्थित रूप से सोचना, बिल्कुल एक वैज्ञानिक की तरह। जैसे अगर किशोर से पूछा जाए कि अगर इंसान के हाथ में अंगूठे ना हो तो क्या होगा, तो वो तुरंत परिकल्पनाएं बनाने लगेगा। शायद हमें चीजों को पकड़ने के लिए अलग तरह के औजार बनाने पड़ेंगे, या शायद हमारी उंगलियां लंबी हो जाएंगी। मतलब वो व्हाट इफ वाले परिदृश्यों को आसानी से हैंडल कर सकता है। यही एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक है जो यही संभव होता है। एक नवजात शिशु से लेकर जो सिर्फ चीजों को छूकर समझता था, एक किशोर तक जो ब्रह्मांड के अमूर्त रहस्यों पर सोच सकता है। ये पूरा विकास क्रम वाकई मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। बिल्कुल है। लेकिन एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल जो यहाँ उठता है और जिस पर नोट्स के विजुअल्स में काफी जोर दिया गया है, क्लासरूम इम्प्लीकेशन। ये आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण व्यवहारिक पहलू है। एक शिक्षक इसे कैसे लागू करे? सीटीईटी में ये सबसे जरूरी बात है कि टीचर की भूमिका क्या है।
पियाजे की पूरी थ्योरी इस एक बात पर टिकी है कि ज्ञान को बाहर से बच्चे के दिमाग में जबरन नहीं डाला जा सकता। इसलिए एक शिक्षक की भूमिका ज्ञान देने वाले की नहीं हो सकती। तो शिक्षक एक तानाशाह या नॉलेज गिवर नहीं है। पियाजे के अनुसार शिक्षक को एक सुविधादाता या फैसिलिटेटर होना चाहिए। फैसिलिटेटर का मतलब है कि शिक्षक का काम महज एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जहां बच्चा खुद खोज कर सके। जी। अगर बच्चा संघर्ष कर रहा है तो शिक्षक तुरंत उसे जवाब न दे, बल्कि उसे एक ऐसा संकेत या चुनौती दे जिससे बच्चा खुद उस जवाब तक पहुंच सके। और विजुअल में जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम दिखाया गया है उसका मतलब यही है। एकदम सही। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम मतलब पियाजे अप्रोच। पूरी शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। और जो लोग परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए स्रोत में कुछ बहुत ही स्पष्ट एग्जाम ट्रैप्स दिए गए हैं। जी। परीक्षा हॉल में जब भी पियाजे से जुड़ा कोई सवाल आए तो उन विकल्पों से तुरंत सावधान हो जाएं जिनमें रटकर सीखना या रोट लर्निंग लिखा हो। याद करना, ड्रिल और प्रैक्टिस। हाँ, अगर ऑप्शन में रोट लर्निंग हो तो वो पियाजे नहीं हो सकता। पियाजे के अनुसार ये सब ज्ञान का निर्माण नहीं बल्कि ज्ञान की नकल है। तो फिर सही विकल्प कौन से होंगे? सही विकल्प वे होंगे जिनमें एक्टिविटी आधारित शिक्षा, बाल केंद्रित दृष्टिकोण, अन्वेषण या एक्सप्लोरेशन की बात कही गई हो। यहाँ बच्चा अपने हाथों से कुछ कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, गलतियां कर रहा है। बिल्कुल, वही सही जवाब होगा। तो चलिए, आज हमने जो कुछ भी गहराई से समझा है उसे एक बार समेट लेते हैं। फाइनल समरी विजुअल में सभी चारों स्टेजेस का रिकैप दिया गया है। जी। हमने देखा कि बच्चा कोई खाली बर्तन नहीं है, वो अपने स्कीमा के जरिए दुनिया की जानकारियों को व्यवस्थित करता है। बिल्कुल। जब कुछ नया मिलता है तो वो एसिमिलेशन के जरिए उसे पुराने ढांचे में फिट करता है, लेकिन जब पुरानी जानकारी गलत साबित होती है तो वो अपना ढांचा बदलकर अकोमोडेशन करता है। और इस कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की प्रक्रिया को इक्विलिब्रेशन कहते हैं। इसके साथ ही हमने देखा कि ये विकास 4 अवस्थाओं से गुजरता है। सेंसरी मोटर स्टेज, जहां ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, जहां ईगोसेंट्रिज्म और इरिवर्सिबिलिटी जैसी सीमाएं होती हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जहां मूर्त चीजों के लिए तर्क और कंजर्वेशन विकसित होता है। और अंत में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जहां बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के काबिल हो जाता है। अगर आपने ये समझ लिया तो पियाजे आपके लिए 100% क्लियर है। इन कॉन्सेप्ट्स को रटने के बजाय इनकी प्रक्रिया को समझने से CTT 2026 में 90+ स्कोर करने का रास्ता बहुत साफ हो जाता है। मेरा भी यही मानना है कि अब CDP में पियाजे के नाम से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ये पूरा विश्लेषण बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा, लेकिन चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल। पियाजे कहते हैं कि बच्चे स्वाभाविक रूप से अपनी जिज्ञासा से, अपनी गलतियों से ज्ञान का निर्माण करते हैं। वे नन्हे वैज्ञानिक हैं जो प्रयोग करना चाहते हैं। लेकिन जरा हमारी आज की मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली की ओर देखिए, जहां अक्सर एक ही क्लासरूम में दर्जनों बच्चे चुपचाप बैठे रहते हैं, जहां बोर्ड से उतारकर कॉपी में लिखने और उसे रटकर परीक्षा में उगल देने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है, जहां गलती करने पर सजा मिलती है। जी, जबकि पियाजे के अनुसार गलती करना ही सीखने का पहला कदम है। सही बात है। तो सवाल ये है कि क्या हमारी ये सख्त और अनुशासन प्रेरित शिक्षा व्यवस्था बच्चों की इस प्राकृतिक सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है, या हम अनजाने में ही उनकी उस स्वाभाविक जिज्ञासा को कुचल रहे हैं और उन्हें नन्हे वैज्ञानिक बनने से रोक रहे हैं? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस गहन विश्लेषण में इस बौद्धिक सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार किसी और दिलचस्प विषय के साथ फिर गहराई में उतरेंगे।